गर्मी में तालाब के किनारे ससुराल। आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली की बड़ी समस्या रहती है और उन्हीं गांवों में से एक गांव है हमारी माधुरी का, जहाँ पर उसके अभी पिछले साल ही शादी हुई है और अब मौसम आया है गर्मी का और बिजली की कटौती ने इतनी गर्मी में पूरे परिवार को बुरी तरह परेशान किया हुआ है। माँ जी, इस बिजली को हर रोज क्या ले जाता है? सुबह उठते ही लाइट चली जाती है, जब शाम को अच्छा मौसम होता है तो लाइट आ जाती है, जब सोने का टाइम होता है तो फिर चली जाती है। अरे बेटा, अब करे तो क्या करे, इस गांव में तो हमेशा से ही बिजली का यही हाल रहा है। खैर, सबको भूख लग रही है तो और संगीता बहू मिलकर खाना बना लो बेटा। माधुरी और उसकी जिठानी संगीता इतनी गर्मी में चूल्हा जलाती है। बाप रे, एक तो तपती गर्मी और ऊपर से चूल्हे पर खाना। हम तो अंदर रसोई में भी खाना नहीं बना सकते, यहाँ से ज्यादा गर्मी तो रसोई में लगती है। हाँ दीदी, इस गर्मी ने तो हमें परेशान कर दिया है और अभी तो बस ये शुरू हुई है, आगे पता नहीं हमारा क्या हाल करेगी। दोनों देवरानी जिठानी पसीने में तरबतर खाना बना रही थी, तभी मिट्टी में लिपटे हुए दो बच्चे उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखते ही उन दोनों की चीख निकल जाती है। कौन है रे? अरे चाची, मैं हूँ, ये चिंटू है। क्या? अरे लेकिन सर से लेकर पांव तक तुमने खुद को इस मिट्टी में क्यों लिपा हुआ है? कहाँ मिट्टी में लोटपोट होकर आ रहे हो? अरे मिट्टी में लोटपोट होकर नहीं आ रहा है मम्मी, वो शांति चाची है ना, राजू को मुल्तानी मिट्टी लगा रही थी, उन्होंने बोला इससे गर्मी नहीं लगती तो हमने भी लगा लिया। तुम्हारा सही है, कम से कम गर्मी से बचने के लिए मुल्तानी मिट्टी तो लगाकर घूम सकते हो, हम भी तो वो भी नहीं कर सकते। अरे बहू, खाना बन गया हो तो ले आओ, मुकेश और सतीश आते ही होंगे खेत से। हाँ मम्मी जी, बस दाल में तड़का लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद माधुरी और संगीता अंदर चटाई बिछाकर सबको खाना परोसती हैं। अंदर खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी, लेकिन हवा थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। अरे संगीता, भाई गर्मी ने तो हद ही कर दी। एक तो इतनी धूप में खेत में काम कर करके हालत खराब हो जाती है, ऊपर से घर आओ तो लाइट नहीं होती। कभी कभी तो मन करता है शहर में जाकर किराए पर रह लूं, लेकिन वहां पर काम नहीं मिलेगा। ठीक कह रहे हो भैया, वरना इस बिजली की परेशानी ने हमें बहुत परेशान कर दिया है। दिन में 1 मिनट ऐसा नहीं होता जब पसीना सूखता हो। आप बैठिए, मैं हाथ वाला पंखा लेकर आती हूँ। ज्यादा न सही, लेकिन आपको गर्मी से थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा। माधुरी हाथ पंखा लेकर आती है और माधुरी, संगीता और उनकी सासू मां मिलकर उनसे सबको हवा करती हैं। सभी को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन हाथ पंखा चला चला कर इनके हाथ में भी दर्द हो जाता है। बस भाई, मुझसे तो ये बिजना अब और नहीं घूम रहा। हाँ, मेरे भी हाथ में दर्द हो गया है, आधे से ज्यादा दिन तो हाथ में यही घूमता रहता है। तुम दोनों एक काम करो, खाट के ऊपर गीला कपड़ा बिछा दो और दोपहर में सब उसी पर आराम कर लो, वरना इस गर्मी से बहुत बुरी घमौरियां निकल आएंगी। दोनों बहुएं सबकी खाट पर गीला कपड़ा बिछा देती हैं और आराम करने के लिए सब उसके ऊपर लेट जाते हैं। लेकिन बहुओं को आराम कहाँ मिलता है। सब खाना खाकर आराम करने लेटे, लेकिन बहुओं को तो खाने के झूठे बर्तन धोने थे। हमारे नसीब में तो इस गर्मी में कोई आराम नहीं है दीदी, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए धोने के लिए। और आज तो बुधवार भी है, कपड़े भी धोना है। दोनों गर्मी में बर्तन धोने लग जाती हैं और गर्मी में दोनों पसीने से नहा लेती हैं। बाप रे, सुबह अच्छे खासे नहाए थे, अब ऐसा लग रहा है कि नहाने का कोई असर ही नहीं हुआ, पूरे के पूरे पसीने से भीग गए हम तो। बस जल्दी से बारिश का मौसम आ जाए तो इस गर्मी से थोड़ी राहत मिले। दोनों जल्दी जल्दी काम निपटाकर अंदर आकर बैठती हैं। शाम को माधुरी सबके लिए नींबू पानी बना रही थी, तभी उनकी पड़ोसन पुष्पा उनके घर आती है। अरे ये कहाँ से आ गई? पक्का इन्होंने अपने घर में कोई नई चीज ली होगी, उसी का बखान करने आ गई होगी ये। नहीं दीदी, अगर इसके घर में कोई नई चीज आई होती तो हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर ना आती। मुझे तो बात कुछ और लग रही है। क्या बात है पुष्पा बहन, आज तो कई दिनों बाद आना हुआ। ये लो, ठंडा ठंडा नींबू पानी पी लो। ठंडा ठंडा नींबू पानी? अरे हमारे गांव में लाइट तो रहती नहीं, ठंडा नींबू पानी बनाने के लिए बर्फ कहाँ से लाई तुम? कर दी ना आपने वही बात पुष्पा दीदी, जब दुनिया में फ्रिज नहीं होता था तो लोग ठंडा पानी नहीं पीते थे क्या? मटके के पानी से बनाया है। अच्छा अच्छा। और सुना पुष्पा, आज कैसे आना हुआ हमारे घर? कोई तो बात बताने आई है तू। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब आपने बात छेड़ी दी है तो बता देती हूँ। रिया के पापा ना हम सबको घुमाने लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं गांव की गर्मी में बच्चे परेशान हो गए तो कोई अच्छी सी जगह घुमा कर ले आता हूँ। अच्छा, तो फिर कहाँ जा रहे हो आप लोग घूमने? ये तो कह रहे हैं मुंबई जाएंगे, वहां पर खुला सा समंदर है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। वैसे आप चाहो तो आप भी आ जाओ।
ज्यादा नहीं, बस 50,000 रुपए के आसपास खर्चा होगा। 50,000? नहीं बहन, तुम ही घूम कर आओ, हमारे नसीब में कहीं घूमना नहीं लिखा। अब पुष्पा तो उन दोनों के दिमाग में ये बात डालकर चली जाती है। शाम को जब दोनों के पति घर आते हैं तो भगवान का शुक्र है कि शाम को लाइट भी आ जाती है। तो क्या हो गया, क्यों इतनी देर से मेरे सर के ऊपर चक्कर लगा रही हो? कोई बात है तो साफ साफ बोल दो। बात यह ना कि मैं गर्मी से बहुत परेशान हो गई हूँ। पुष्पा प्रवीण भाई साहब के साथ मुंबई घूमने जा रही है, आप भी मुझे कहीं लेकर जाओ ना। अरे इतनी गर्मी में मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊं? ऊपर से बाहर जाओ तो दुनिया भर का खर्चा हो जाता है, और 5-6 महीने बाद तो सर्दियां शुरू हो जाएंगी, तो गर्मी में वैसे ही राहत मिल जाएगी। आपको हमेशा ऐसे ही रहता है। एक प्रवीण भाई साहब है जो अपनी पत्नी को गर्मी से राहत दिलाने के लिए उन्हें मुंबई समंदर के पास लेकर जा रहे हैं, और एक आप हो, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। अभी तक माधुरी ने तो मुकेश को कुछ नहीं कहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद पुष्पा अपने स्टेटस पर अपनी मुंबई की फोटोज लगाती है, जहां वो समुद्र किनारे खड़े होकर अच्छे मौसम का मजा ले रहे थे। देखो जरा, ये तो मुंबई तक घुमाई, लेकिन इस गर्मी में आप मुझे गांव से बाहर एक गोला खिलाने तक नहीं लेकर गए। गांव की गर्मी में हमारी हालत पिलपिले आम जैसी हो गई है। थोड़ा तो तरस खाओ ना हम पर। और नहीं तो क्या, 2 महीने हो गए इस गर्मी में 2 पल जरा सी भी ठंडक नहीं मिली हमें भी बाहर जाना है। अरे भाभी, गर्मी से तो हम भी परेशान हैं। अच्छा चलो, आज अब दोनों को ना गांव के तालाब पर लेकर चलते हैं, थोड़ी तो ठंडक मिलेगी आपको वहां। अरे भाई, कहाँ जाने की बात हो रही है माँ के बिना? अरे माँ, तुम्हारे बिना हम कहीं जा सकते हैं क्या? इस गर्मी में सबका कहीं बाहर ठंडी सी जगह जाने का मन है, तो सोच रहे हैं गांव के तालाब पर चले जाएं, थोड़ी तो राहत मिल ही जाएगी। अब तो चलो फिर मैं भी चलती हूँ। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर सब तालाब पर पहुंचते हैं। तालाब की ठंडे ठंडे पानी से वहां पर अच्छी खासी ठंडक थी। वो वहां पर चद्दर बिछाकर आराम से बैठ जाते हैं। हाँ, कितनी ठंडक है ना यहाँ पर। काश इस तालाब के किनारे हमारा घर होता तो मजा ही आ जाता। जब भी गर्मी लगती इसके किनारे आकर बैठ जाते तो पूरी गर्मी सुकून से कट जाती। वैसे शायद ऐसा हो सकता है। कैसे? अब क्या हम लोग यहाँ पर अपना घर बनाएंगे? यहाँ हमारे पास अपनी जमीन थोड़ी ना है। अरे यहाँ पर नहीं है, लेकिन खेत में तो है ना। भैया, लेकिन खेत की जमीन पर तो खेती कर सकते हैं, वहाँ पर तालाब थोड़ी ना बना सकते हैं। देखो, हमारे खेत का आधा हिस्सा सालों से बंजर पड़ा हुआ है। उसमें कितने भी खाद डालो, कितने भी बीज डालो, लेकिन कुछ उगता ही नहीं है। वहां पर हम दोनों भाई तालाब खोद देते हैं, और वहां पीछे हमारा घर तो है ही। एक बार तालाब बन गया तो हो जाएगी तुम्हारे मन की। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कहीं भी तालाब बन जाएगा। अभी तक तो सभी को सतीश की बातें मजाक लग रही थी, लेकिन अगले दिन जब वो मुकेश के साथ खेत में गया तब। तुझे मेरी कल की बात याद है? मैंने कहा था खेत की बंजर जमीन पर तालाब की खुदाई करेंगे। हाँ पता है, आप मजाक कर रहे थे ना। अरे मजाक नहीं कर रहा था, सचमुच बोल रहा था। अगर सही में तालाब के किनारे हमारा घर बन गया तो गर्मी से राहत मिल जाएगी, वरना यहाँ पर गर्मी से राहत मिलने का और कोई दूसरा चारा नहीं है। चल भाई, दोनों खुदाई करनी शुरू करते हैं। लेकिन भैया, इतना पानी कहाँ से लाएंगे? पहले काम शुरू तो करें, उसके बाद आगे की देखेंगे। दोनों भाई तालाब की खुदाई करनी शुरू करते हैं। 5-6 दिन तक खुदाई करने के बाद वहां अच्छा खासा बड़ा गड्ढा बन जाता है। अब किसी भी दिन बस बारिश आ जाए तो हमारा ये तालाब भर जाएगा। अरे लगता है इसकी नौबत नहीं आएगी भैया। ये देखिए, जमीन से पानी निकल रहा है। ये तो गजब हो गया। चल भाई, थोड़ा और खोदते हैं। लग रहा है अब तो बारिश का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोनों ने वहां और खुदाई की तो जमीन के अंदर से खूब सारा पानी निकलना शुरू हो गया। दोनों भाई जल्दी से दौड़कर घर गए। अरे माँ, माधुरी, भाभी, जल्दी से खेत पे चलो, आप लोगों को कुछ दिखाना है। अरे क्या हो गया? अरे चलो तो। वो घर के पीछे जैसे ही खेत की तरफ जाते हैं तो घर के पीछे तो अब तालाब बन गया था, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। अरे यहाँ पर ये तालाब कहाँ से आ गया? मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए तालाब बना दूंगा, बना दिया हमने। आप लोग बड़े परेशान थे ना गर्मी से, अब आराम से मौज करना इस तालाब में। आ जाओ सब। बच्चे, दोनों बहुएं, सासू माँ तालाब में छलांग लगा देते हैं और तालाब का ठंडा ठंडा पानी ऊपर पड़ते ही सबको अलग ही आनंद आ जाता है। पापा, ये तो मजा ही आ गया, कितना ठंडा ठंडा पानी है, वरना टंकी का पानी तो गर्म हो जाता है और पूरे दिन में ताजा पानी फिर आता ही नहीं। अब पूरे दिन में जब भी मन होगा तालाब में आकर नहा लेंगे। पड़ोस की पुष्पा ने भी उन लोगों के घर के पीछे का तालाब देख लिया तो वो भी वहां पर दौड़ी दौड़ी आई।
अरे यहाँ पर ये तालाब कब से बन गया? बस बन गया पुष्पा दीदी। आप ठंडे ठंडे पानी के मजे लेने मुंबई गई और 2-4 दिन में वापस आ गई। लेकिन हमने तो परमानेंट गर्मी से बचने का अपना जुगाड़ कर लिया। ससुराल के पीछे मस्त तालाब बना लिया। वैसे गर्मी तो मुझे भी लग रही है, मैं भी आऊं क्या तुम्हारे साथ तालाब में? अरे आ जाओ आप भी ना आ जाओ। आधा पौना घंटा अच्छे से तालाब के ठंडे ठंडे पानी में भीग कर सब अंदर आते हैं। बहू, तालाब में तो मजा ही आ गया, पर अब बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम दोनों जल्दी से खाना बना लो। अरे यार, अभी इतने मस्त तालाब के ठंडे ठंडे पानी में भीग कर आए और अब फिर से गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा। फिर सब पसीना पसीना हो जाएंगे। अरे दीदी, अब गर्मी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खेत में चूल्हा लगा लेते हैं ना, घर के पीछे ही तो जाना है, वहां तालाब से मस्त ठंडक महसूस होगी। अरे हाँ, चलो चूल्हा बाहर लेकर चलते हैं। उनके घर पर बहुत सारे मिट्टी के चूल्हे बने रखे रहते थे। उनमें से एक चूल्हा उन्होंने तालाब के पास लगाया और गर्मा गर्म खाना बनाना शुरू कर दिया। आज तो खाना बनाने में अलग ही सुकून आ रहा है, गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। वरना अगर अंदर खाना बनाते तो गर्मी से हालत खराब हो जाती। और तुम दोनों कब तक इस तालाब में नहाते रहोगे? खाना बन गया है, जाओ अंदर से चटाई और बर्तन लेकर आओ। आज सब तालाब के पास बैठकर ही खाना खाएंगे। थोड़ी देर में वहां पर चटाई बिछाकर सब खाना खाने बैठ गए। तालाब के किनारे ठंडी ठंडी हवा में बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहीं पर सो जाऊं। हाँ दादी, मेरा भी मन कर रहा है मैं यहीं पर सो जाऊं। तो फिर ठीक है, आज सब यहीं सो जाते हैं। हम खाट लेकर आ जाते हैं यहाँ। खाट लगाकर सब वहां लेट जाते हैं। बहुत दिनों बाद आज उन्हें गर्मी में सुकून की नींद आती है। सुबह सुबह उनकी आंख खुलती है तो तालाब में पुष्पा के बच्चे नहा रहे थे और पुष्पा वहां तालाब में अपने पैर डुबोकर बैठी थी। अरे तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? काकी, वो बच्चों को ना बड़ी गर्मी लग रही थी और घर में ठंडा पानी था नहीं, तो मैंने सोचा आपके यहाँ नया नया तालाब खुदा है, बच्चों को वहीं नहला लाती हूँ। हाँ, चलो बच्चों तुम उठो, स्कूल जाना है ना। बच्चे उठकर घर में जाते हैं। दोनों बहुएं तालाब किनारे बैठकर सबके लिए नाश्ता बनाती हैं। तभी पड़ोस के बहुत सारे बच्चे उनके तालाब में आकर छलांग लगा देते हैं। अरे क्या है ये सब? तुम सब यहाँ कहाँ से आ गए? अपने घर से आए चाची। पुष्पा काकी ने बताया आपके घर के पीछे तालाब बन गया है, तो हम नहाने आ गए। बड़ा मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में नहाकर। हाँ, अब तो मैं रोज यहीं पर आकर नहाऊंगा। अरे ये तालाब हमने अपने लिए बनवाया था दीदी, यहाँ पर तो इन सब ने आकर कब्जा कर लिया। कोई नहीं, थोड़ी देर में अपने आप चले जाएंगे। वो लोग नाश्ता वगैरह बनाकर अंदर चली जाती हैं। लेकिन पूरे दिन कभी उनके तालाब पर कोई तो कभी कोई छलांग लगाने आता ही रहता। अगली सुबह भी तालाब में बच्चे झुंड बनाकर नहा रहे थे। ये देखकर संगीता का पारा हाई हो जाता है। अरे हद है, ये तालाब हमने अपने लिए बनवाया था या इन सब के लिए? कल से यहीं पर जमे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी देर में वापस आ जाते हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। संगीता माधुरी के साथ तालाब पर जाती है तो वहां उसकी पड़ोस की औरतें अपने कपड़े धोने के लिए बैठी थी। अरे ये क्या है? आपको पता है ना ये तालाब हमारा खुद का है और यहाँ पर आप अपने कपड़े धोने के लिए लाई हो। खबरदार, अगर हमारे तालाब में साबुन का पानी डाला तो अपने घर जाकर धो ये कपड़े। अरे धोने दो ना माधुरी, क्यों भाव खा रही हो? अरे क्यों धोने दे? अगर तालाब पर कपड़े धोने का इतना ही शौक है तो गांव के तालाब पर जाओ ना। ये हमारे घर का तालाब है, तुम्हारे कपड़े धोने के लिए नहीं है। दिमाग खराब कर दिया है सबने। उन दोनों ने सभी औरतों को वहां से जैसे तैसे भगा दिया। लेकिन जैसे ही वो सब शाम का खाना बनाने के लिए वहां बैठे तो पड़ोस के लोग उनके तालाब के पास आकर बैठ गए। अरे ये तालाब है या जी का जंजाल? अरे जगह हमारी, तालाब हमारा, और आकर पूरा मोहल्ला बैठ गया। यहाँ प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। कैसे कैसे पड़ोसी है हमारे। अरे चाची, आपने कढ़ी चावल बनाया है क्या? मेरा भी मन कर गया कढ़ी चावल खाने का, मुझे भी दे दो। हाँ, मुझे भी दो। अरे इधर कोई ढाबा है क्या? एक प्लेट में दे रही हूँ, दोनों उसी में खा लो। अब उन्होंने अपने घर के पीछे तालाब तो बनवा लिया, लेकिन पूरे मोहल्ले के लोग अब उनके तालाब पर आकर ही इकट्ठे हो जाते, जिससे उनका तालाब उनके लिए सुकून कम, सर दर्द ज्यादा बन गया। मोहल्ले के लोगों ने तो वहां इतनी भीड़ लगा ली कि उनका खुद का बैठना वहां दुश्वार हो गया। क्या फायदा हुआ घर के पीछे तालाब बनाने का, जब हमें उसका फायदा ही नहीं मिल रहा। सारा टाइम तो ये मोहल्ले वाले यहाँ बैठे रहते हैं, ऊपर से दुनिया भर का कचरा फैला देते हैं। क्या हाल कर दिया है पूरे तालाब का। सबको ये जगह खुली दिखती है ना, तो आकर बैठ जाते हैं। मैं तो कहती हूँ चारों तरफ बाउंड्री करा दो, किसी बाहर वाले को तालाब में घुसने ही नहीं देंगे।
इन गांव वालों को कोई भी मुफ्त की चीज मिल जाए ना तो उसका ऐसे ही कचरा करते हैं। चारों तरफ बाउंड्री तो कर देते हैं, लेकिन जिसको भी अंदर आना होगा उससे पैसे लेंगे। जेब से पैसे निकलेंगे तो आधे लोग तो वैसे ही यहाँ नहीं आएंगे। अब उन्होंने अपने तालाब की चारों तरफ बाउंड्री बनवा ली और बाहर तालाब की फीस का बोर्ड लगवा दिया। अरे तुम लोगों ने तालाब के लिए फीस लेनी शुरू कर दी? अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। अब हमने अपनी जमीन पर इतनी मेहनत से तालाब बनाया है तो उसका थोड़ा फायदा तो हमें भी होना चाहिए ना। सब कुछ मुफ्त में ही चाहिए क्या पुष्पा जी? अब फीस के चक्कर में कोई तालाब पर आता नहीं तो वो पूरा दिन आराम से तालाब के किनारे बैठकर सुकून लेते, लेकिन गांव के बच्चे बेचारे वहां आने के लिए बाहर से झांकते रहते। बेचारे बच्चों को तालाब में आने का बड़ा मन करता है, क्या करें? थोड़ी देर के लिए तालाब फ्री कर दे क्या? दिन में 2 घंटे ठीक है मम्मी जी, बाकी टाइम हम मजे करेंगे। दिन में 2 घंटे अब मोहल्ले के बच्चे उनके तालाब में ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते और बाकी सुबह से शाम वो सब अपने तालाब के किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवा पानी का मजा लेते, जिससे वो भी खुश और मोहल्ले के सारे बच्चे भी खुश। ये फोटो देखिए, इनका नाम है रीटा। बहुत ही अच्छे और समृद्ध परिवार की सुंदर और सुशील कन्या है तो बहुत सुंदर, पर कुछ गुण भी है या सिर्फ रूप ही रूप है? पंडित जी, लड़की संस्कारी होनी चाहिए, वरना परिवार का बंटाधार हो जाता है। अरे बिल्कुल, जैसी वधू आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा, ऐसा है तो देर किस बात की, हमारी मुलाकात करवाइए। ठीक है, मैं लड़की वालों से भी बात कर लूं, फिर आपकी मुलाकात करवाता हूँ। पंडित जी लड़की वालों से बात करते हैं और उनकी मीटिंग तय हो जाती है। पहली बार में वर्मा परिवार को रीटा और रीटा के परिवार को आनंद पसंद आ जाता है। बिना देरी किए शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। मेरी एंट्री पर दिन सगनादा बजना चाहिए और बीच में कोई बच्चा ना आए, वरना वीडियो खराब हो जाएगी। और कोई एक लड़की हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा लुक नहीं बिगड़ना चाहिए। ओफो, शादी से ज्यादा तो तेरा दिखावे पर ध्यान है। इतना परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है बेटा, नथिंग इज परफेक्ट। नो मम्मी, ये जिसने भी कहा है गलत कहा है, बिकॉज आई एम परफेक्ट। अच्छा ठीक है, अब इस परफेक्शन के चक्कर में लेट ना हो जाना। चल फटाफट तैयार हो जा। रीटा और आनंद की शादी परफेक्ट तरीके से होती है। आनंद भी बिल्कुल वैसा था जैसा पति रीटा को चाहिए था, अपर मिडिल क्लास, हैंडसम और पोलाइट। वो दोनों ही बहुत खुश थे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। यस, मैं भी बहुत खुश हूँ। अपनी शादी परफेक्ट थी, सभी गेस्ट बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, तुम्हारे घर वालों ने इंतजाम ही ऐसा किया था, तारीफ तो होगी। घर वालों ने नहीं, मैंने। पूरी शादी का मैनेजमेंट मैंने किया था, इसीलिए तो परफेक्ट था। इट मींस यू आर परफेक्ट। यस, आई एम। रीटा के घर आने पर सब काफी खुश थे। पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरता है। जब अगले दिन पहली रसोई बनाने की बारी आती है तो बहू, अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी, खीर या हलवा? मम्मी जी, मुझे लगता है खीर या हलवे से पहले मुझे किचन बनाना पड़ेगा। क्या? मेरा मतलब है आपका किचन बहुत अजीब सा है। अलग अलग तरह के टॉयज लगे हुए हैं और इनमें से कुछ निकल भी रहे हैं। अरे चिमनी भी नहीं है। तेल की छींटों से दीवारों की हालत तो देखिए क्या हो गई है। गेस्ट देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ बहू, बात तो तू सही कह रही है। हम किचन में ना पेंट करवाना भूल गए और टाइल तो जाने कब से निकले हुए हैं। तब पहली रसोई का क्या करें? अरे तू फिक्र मत कर, हम लोग बाहर से कुछ मीठा मंगवा लेते हैं। वो दोनों आनंद को ये बात बताती है तो आनंद बाहर से गाजर का हलवा मंगवा लेता है और सभी मेहमानों को खिला देता है। अगले दिन सुबह सुबह बहुत शोर मच रहा था। सरला आंखें मलती हुई उठती है। अरे ये क्या शोर हो रहा है? मम्मी जी, मैं किचन में अच्छे वाले टाइल्स लगवा रही हूँ। कल आपको बताया था ना, ये अलग अलग तरह के हैं, कुछ निकले हुए भी हैं, इसलिए मैं ना एक सिरे से बिल्कुल नए टाइल्स लगवा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। फिर जब आनंद और प्रदीप उठते हैं तो वो नाश्ता मांगते हैं, पर किचन में तो काम चल रहा था, इसलिए उन्हें नाश्ता बाहर से ही लाना पड़ता है। तुम तो आते ही काम में लग गई। हाँ, क्योंकि अब ये घर मेरा भी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा घर परफेक्ट हो, खास तौर पर किचन, क्योंकि हम औरतों को किचन में ही तो काम करना होता है। और ऊपर से अब यहाँ मेरे गेस्ट भी आएंगे तो अगर ऐसा किचन देखेंगे तो उसमें आपकी ही बेइज्जती होगी ना, क्योंकि आजकल तो ऐसे किचन होते ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो।
आनंद अपने काम पर चला जाता है और रीटा किचन में टाइल्स लगवा लेती है। उसी शाम उनके घर नई बहू को देखने बहुत सारे मेहमान आते हैं, पर रीटा तो किचन से बाहर ही नहीं आती। अरे तुम्हारी बहू कहाँ है सल्ला? बहू तो किचन में है। नई नवेली बहू से कितना काम करवाती हो, तब से किचन में ही बैठी है बेचारी। अरे नहीं, हम तो उससे ज्यादा काम नहीं कराते। पता नहीं क्या कर रही है किचन में। आओ चलो देखते हैं। सरला गेस्ट को ले जाती है और देखती है कि रीटा चटाई बिछाकर किचन में बैठी हुई है और उनका स्वागत कर रही है। आइए आइए, ये हूँ परफेक्ट में और मेरा परफेक्ट किचन। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारा किचन तो सचमुच बड़ा सुंदर है। हाँ, पर टाइल्स का कलर दीवारों के कलर के कॉन्ट्रास्ट में नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। मेरी बहू ने बहुत मेहनत से सब सही किया है। वो लोग रीटा से मिलकर चले जाते हैं, पर रीटा के दिमाग में टाइल्स और दीवार के कलर वाली बात बैठ जाती है। अगले दिन जब आनंद खाना मांगता है तो पता चलता है कि रीटा ने फिर से टाइल्स निकलवा दिए हैं, क्योंकि उनका कलर सही नहीं था। अरे यार, उतना तो चलता है। नहीं, मुझे नहीं चलता। मुझे सिर्फ परफेक्ट चीजें पसंद है। चलो ठीक है, फिर खाना बाहर से ही मंगवा लेता हूँ। आनंद और सरला को रीटा की परफेक्शन से अब थोड़ी चिढ़ होने लगी थी, पर वो उससे कुछ नहीं कह पाते। उधर रीटा इस बात का फायदा उठाने लगती है। वो किचन को किसी न किसी बहाने से बंद कर देती, जिससे कि उसे खाना ना बनाना पड़े। सुबह का समय था। नाश्ता बन गया? अरे आज सिंक का पाइप टूट गया ना, पूरे किचन में पानी पानी हो गया है। प्लम्बर को बुलवा कर सही करवाना पड़ेगा। दोपहर का टाइम। बहू, लंच में क्या बना रही हो? मम्मी जी, वो चूहे ने ना बर्तनों में मुंह मार दिया है, तो मैं सारे बर्तन हटाकर नए बर्तन लेने जा रही हूँ। रात का समय। बहू, आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना। पर पापा जी, वो चूल्हा बहुत पुराने जमाने वाला था ना, तो मैंने हटा दिया है। नया लेने जा रही हूँ, आने में देर हो सकती है। आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए ना प्लीज। ओके बेटा, इतने समय से बाहर से ही तो खाना आ रहा है। वो लोग रीटा के इस बर्ताव से परेशान हो जाते हैं। सरला आनंद से कहती है, बेटा तू बहू को समझाता क्यों नहीं कि किचन में काम करवाना बंद कर दे। कितना खर्चा हो रहा है और घर में खाना भी नहीं बन पा रहा है। हाँ माँ, मैंने भी उससे कई बार कहा, पर उसे तो किचन को बेस्ट बनाना है। वो क्या कहती रहती है? हाँ, परफेक्ट बनाना है। अरे पर इतना फालतू खर्चा सही नहीं है बेटा। माँ, आप परेशान ना हो, मैं आज हिसाब करूंगा कि कितना खर्चा हुआ है, फिर उससे बात करता हूँ। आनंद उसी रात हिसाब करता है तो पता चलता है कि किचन की मरम्मत में रीटा ने 2.25 लाख रुपए लगा दिए हैं, और उस चक्कर में जो बाहर से खाना आया उसका बिल 25,000 बना है। हे भगवान, ये तो टोटल 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। इसका मतलब माँ सही कह रही थी, मुझे रीटा का कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उससे डायरेक्ट बात करूंगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा। वो तो बस अपना परफेक्ट का राग आलापती रहेगी। अब मम्मी ही कुछ बता पाएगी। आनंद सरला से डिस्कस करता है तो वो उसे एक आइडिया देती है। ये क्या है मम्मी जी? तो अपने मायके जा रही है ना, तो समधन जी के लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, उन्हें दे देना। ओके। रीटा गिफ्ट लेकर अपने घर चली जाती है। अरे मेरी बच्ची, तू आ गई। हाँ मम्मी, और मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये ना मेरी सासू माँ ने आपके लिए भेजा है। अच्छा, क्या है इसमें? ये तो मुझे नहीं पता। ला, खोल कर देखती हूँ, अभी पता चल जाएगा। कमला गिफ्ट खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें एक लंबा सा पर्चा था जिस पर कुछ हिसाब किताब लिखा था। वो गौर से देखती है तो पता चलता है कि ये तो एक बिल है। अरे ये तो किसी तरह का बिल लग रहा है, पर समधन जी ने बिल क्यों भेजा है भला? हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। इसके साथ एक लेटर भी है, पढ़िए तो। नमस्ते समधन जी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपको ये बिल भेज रही हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। ये तो खर्चा है जो आपकी बेटी ने मेरे घर में मात्र 2 हफ्ते में कर दिया है। 2.25 लाख उसने किचन को परफेक्ट बनाने में लगा दिए और 25,000 का बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। तो प्लीज़ ये बिल भर दीजिएगा, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओह माय गॉड! ओ माय गॉड की बच्ची, ये क्या किया तूने?
कमला रीटा को बहुत सुनाती है और उसे समझाती है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तो उसे परफेक्ट बनाने में अपनी एनर्जी और पैसा नहीं लगाना चाहिए। रीटा को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है। फिर जब आनंद रीटा को वापस लेने आता है तो कमला उसे बिल के पैसे देती है, लेकिन वो ये कहकर लेने से मना कर देता है कि नहीं मम्मी जी, हमें ये पैसे नहीं चाहिए, ये तो हमने सिर्फ रीटा को सबक सिखाने के लिए किया था। आपने बिल्कुल सही किया दामाद जी, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, वरना ये हमेशा ऐसा ही करती रहती। उस दिन के बाद से रीटा कभी भी किसी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए फालतू खर्च नहीं करती और आनंद के साथ हमेशा खुश रहती है। नंदिनी की सरकारी नौकरी थी और इस बात का नंदिनी और उसके घर वालों को काफी घमंड था। ऐसे ही एक दिन लड़के वाले नंदिनी को देखने घर आते हैं। अच्छा बेटा, तो कितना कमा लेती हो महीने का? हमारी बेटी को खुश तो रख सकोगे ना? यही कुछ 70-80 हज़ार। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और अपनी कंपनी का मैनेजर हूँ। पूरा ऑफिस मैंने ही संभाला हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर प्राइवेट नौकरी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाए और मेरी बेटी को ही तुम सबको अकेले पालना पड़े। पता है ना तुम्हें, मेरी बेटी की सरकारी नौकरी है। आरती की ऐसी बातें सुनकर लड़के और उसके घर वालों का मुंह बंद हो जाता है। कुछ देर बाद लड़के वाले घर चले जाते हैं, जिसके बाद नंदिनी अपनी भाभी राधा को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगती है। देख रही हो भाभी, सरकारी नौकरी होने का कितना फ़ायदा, कितने अच्छे अच्छे लड़कों का रिश्ता आ रहा है मेरे लिए। बेचारा सब चीज़ में अच्छा था, बस अपनी प्राइवेट नौकरी की वजह से मुझे नहीं पा सका। वैसे भाभी, आपको क्या पता आपकी कौन सी सरकारी नौकरी है? ननद जी, किसी भी चीज़ का इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी समय को पलटने में समय नहीं लगता। पर मेरी प्यारी भाभी, आपका दिन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप इसी घर में रहोगी ऐसी ही हाउसवाइफ बनकर। पर मेरी शादी बड़े घर में होगी, जैसे मैं अपने मायके में हूँ वैसे ही ससुराल में भी आराम से रहूँगी। इतना बोलकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है, पर राधा को नंदिनी की ये बात बहुत बुरी लगती है। नंदिनी, तुम्हें अपनी सरकारी नौकरी का बहुत घमंड है ना? देखना कैसे मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ती हूँ। तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवाकर, वो भी बिना सरकारी नौकरी वाले लड़के से। अब क्या था, अब राधा ने भी अपना बदला लेने का सोच लिया था और इसलिए अब वो हर समय अपनी सास के कान भरती रहती। पर आरती अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनती। राधा बहू, तू इस घर की बहू है, बहू बनकर ही रह। मेरी बेटी के बारे में अगर तूने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे माँ बाप ने तुझे तो पढ़ाया लिखाया नहीं और ना ही इस लायक बनाया कि तू सरकारी नौकरी कर सके, इसलिए अब तू मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। क्यों? सही बोल रही हूँ ना मैं? माँ जी, कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, ये तो सही समय आने पर पता चलेगा। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए समझा रही थी क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है। जब आपकी बेटी घर से चली जाएगी तब मैं और आपके बेटे ही तो आपको देखेंगे। इस तरह से राधा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आरती अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े घर का रिश्ता देखने लगती हैं। तभी एक दिन आरती की तबीयत खराब हो जाती है और आरती का इलाज उसका बेटा दीपक करवाता है। अभी आरती पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी कि तभी राधा दवाई देने के बहाने अपनी सास के पास आती है और अपनी सास को भड़काने की कोशिश करती है। माँ जी, देख रही हो ना आप, पिछले 1 हफ्ते से आप बिस्तर पर पड़ी हैं, पर आपकी देखभाल कौन कर रहा है? आपकी बहू, जिसे आप ज़रा भी पसंद नहीं करती। और आपका खर्चा कौन उठा रहा है? आपका बेटा, ना कि आपकी सरकारी नौकरी वाली बेटी। तू कहना क्या चाहती है बहू? मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ माँ जी कि कल को ननद जी के जाने के बाद मैं और आपके बेटे ही तो आपकी देखभाल करेंगे। और आप खुद देखिए ना, आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो सरकारी नौकरी कर रही है, पर फिर भी ननद जी आपको 1 रुपया नहीं देती और आप है उसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता देख रही हैं। सरकारी नौकरी वाला लड़का। मुझे तो कभी कभी डर लगता है जिस तरह से ननद जी की हरकतें हैं ना, कहीं शादी के बाद ननद जी वापस इस घर में आकर ना बैठ जाए और अपने हक का हिस्सा मांगने लग जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। फिर पता नहीं आपका क्या होगा। आखिर बेटी तो पराया धन ही होती है। राधा की बातें सुनकर आरती गहरी सोच में पड़ जाती है और हाथ में दवाई लेकर बैठ जाती है।
अपनी सास को सोच में डूबा देख मन ही मन राधा बहुत खुश होती है। लगता है मेरी तरकीब काम कर गई। अब आएगा मज़ा जब सासू माँ मेरी प्यारी और इकलौती ननद की शादी किसी भी लड़के से कर देगी, वो भी बिना कोई दहेज दिए। अब क्या हुआ माँ जी, आप दवाई क्यों नहीं खा रही? कुछ नहीं बहू, बस कुछ सोचने लगी थी। मैं समझ सकती हूँ माँ जी कि आप क्या सोच रही होंगी। आप यही सोच रही होंगी ना कि आपने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी दिलवाई, ये सोचकर कि बुढ़ापे में वो आपको देखेगी। हाँ बहू, आखिर सारे माँ बाप यही सोचकर तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पर देखिए ना माँ जी, ननद जी तो अभी से ही आपसे पल्ला झाड़ रही है और आप इतने बड़े घर में उसकी शादी करवाना चाहती हैं। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा दहेज। आखिर आप इतना दहेज लाएंगी कहाँ से? और चलिए एक पल के लिए आप इतना सारा दहेज दे भी देंगी तो क्या गारंटी है कि आपकी बेटी आपको कभी देखने भी आएगी? क्योंकि ननद जी को अपनी सरकारी नौकरी का बहुत घमंड है और अगर उनकी शादी बड़े घर में हो गई ना तो लगता है उनका घमंड भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इस तरह से आखिरकार राधा अपनी सास को भड़काने में कामयाब हो ही जाती है। आरती पूरी तरह से राधा की बात में आ जाती है और ठीक होते ही सबसे पहले नंदिनी के लिए रिश्ते देखती है। वैसे मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी ही करना चाहता था, पर घर की आर्थिक स्थिति देखकर वो कर नहीं पाया। पर मेरा बेटा है बहुत तेज और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उसकी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। फ़िलहाल तो वो एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर रहा है। अभी उसकी सैलरी भी 40,000 है। हर इंसान को सिर्फ खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अगर आपकी बेटे को लगता है कि वो इस काबिल है तो भगवान उसकी सहायता ज़रूर करेगा। आज अगर वो 40,000 कमा रहा है तो बहुत जल्द 80,000 भी कमाएगा। अब हमारी बेटी को ही देख लो, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और यही वजह है कि आज उसकी सरकारी नौकरी है। वो तो है बहन। वैसे बहन, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। एक बार आप लोग हमें अपनी भी राय बता देते तो हम जल्द से जल्द अपने बच्चों की शादी करवा देते। बहन जी, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है, आप तो बस मुंह मीठा कीजिए और करवाइए। इस तरह से आरती नंदिनी का रिश्ता एक मिडिल क्लास के लड़के से करवा देती है। पर जब ये बात नंदिनी को पता चलती है तो वो बहुत नाराज़ होती है। माँ, ये आप मेरी शादी कैसे लड़के से करवा रही हो जो महीने की सिर्फ 40,000 कमाता है? इससे ज़्यादा सैलरी तो मेरी है। नंदिनी बेटा, जितना बड़ा घर उतना बड़ा दहेज। आखिर मैं इतना दहेज कहाँ से लाऊंगी? और तू तो अपनी कमाई का 1 रुपया नहीं देती। पैसे भी लड़के में खराबी ही क्या है? आज 40,000 कमा रहा है, कुछ महीने बाद 80,000 भी कमाने लगेगा। और वैसे भी लड़के ने कहा है ना कि वो सरकारी नौकरी करना चाहता है, फिर हर्ज क्या है? माँ, अगर आपको मेरी शादी में खर्चा नहीं करना था, दहेज नहीं देना था और ऐसे ही लड़के से शादी करवानी थी तो इससे पहले जो लड़का आया था उसी से करवा देती ना। कम से कम वो 70-80 हज़ार तो कमाता था। नंदिनी बोलती रहती है पर आरती अपनी बेटी की एक नहीं सुनती और बहुत जल्द उसकी शादी करवा देती है। अब विदाई लेने से पहले नंदिनी अपनी भाभी से मिलती है। भाभी, आपने बहुत अच्छा खेल खेला और बड़ी ही चालाकी से माँ को भड़काया और मेरी शादी ऐसे घर में करवा दी। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं वापस आऊँगी। मैंने कुछ नहीं किया ननद जी, मैंने तो बस आपका घमंड तोड़ा और आप जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी ना, उसी बात का बदला लिया। वैसे मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। इस तरह से राधा अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और आरती बिना कोई दहेज दिए अपनी बेटी की शादी कर देती है।